दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। पहला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक समाज उपयुक्त नाम है किसका? तो उत्तर है नागरिक समाज उपयुक्त नाम है लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज का। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें से दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण कौन हैं? तो याद रखिएगा, जनमत संग्रह और आरंभक ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वव्यापी लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से कौन संबंधित हैं? तो सैमुअल पी हंटिंगटन, यानी हंटिंगटन जो है दोस्तों, वो विश्वव्यापी लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की सफलता किस अधिकार पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कार्यकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरते रहता है। वहाँ न बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है, न लंगर के लिए कोई थाह, न कोई प्रारंभक स्थान होता है और न ही कोई निर्धारित गंतव्य। यह उद्यम है समतुलन में तैरते रहना। समुद्र मित्र और शत्रु दोनों होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन माइकल ओकसाट का है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों यानी एलिट्स की भर्ती व्यक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। ये किसने बताया है? तो ये टीबी बोटोमोर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विमर्शी या विचारात्मक लोकतंत्र से संबंधित कौन नहीं है? तो जॉन रॉल्स विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है। तो नीत्शे दोस्तों, ये शक्ति सिद्धांत के विचारक हैं, लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। ये कथन किसका है? तो ये गेटल का कथन है। अगला प्रश्न है, उदार प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत यानी एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में किसने व्याख्यायित किया? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने। दोस्तों, फ्रांसिस फुकुयामा ने उदारवादी प्रजातंत्र की विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप क्या नहीं है? तो संघात्मक संरचना जो है, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। ये विचार किसका है? तो ये फ्रांसिस फुकुयामा का विचार है। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को किसने प्रस्तुत किया? तो गुलेर्मो ओडोनेल ने। और लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को औपचारिक और वास्तविक लोकतंत्र को अनौपचारिक लोकतंत्र कहा जाता है। अगला है, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। क्यों? तो ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया है? तो आप जानते हैं, रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। अगला है कि लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तर्क किसने दिया है? तो आप जान लीजिए, नीरजा जयल ने। निगमित लोकतंत्र के आधार के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वयस्क मतदान के महत्व के बारे में किस भारतीय विचारक ने बात की? तो जयप्रकाश नारायण ने। जैक्सोनियन डेमोक्रेसी यानी जैक्सोनियन लोकतंत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। और वह विचारक जिसने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं, तो ये जोसेफ शुम्पीटर का विचार है।
अगला प्रश्न है शास्त्रीय उदारवाद के सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तन का परिणाम क्या था? तो कल्याणकारी राज्य जो है वो शास्त्रीय उदारवाद के सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तन का परिणाम था। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य क्या है? तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ाता है, ये विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है और ये सामाजिक न्याय प्रदान करता है और ये कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों विमर्शी लोकतंत्र या डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को किसने गढ़ा था? तो विचारक हैं जोसेफ विसेट, इन्होंने दोस्तों विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को गढ़ा था। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम किसकी गारंटी देनी चाहिए? तो न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने कहा कि लोकतांत्रिक सरकारों को न्याय और अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए समझौता शामिल करना चाहिए? तो बार्टन ज्यूबैक ने। और देखिए दोस्तों प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का आशय क्या है? तो ये है निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। ये प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों वह पुस्तक जिसमें कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो सिटीजन एंड चर्चमैन में। और कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन विचारक है? तो जवाहरलाल नेहरू। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और राजनैतिक सुरक्षा, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ग्रीन को दोस्तों कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह विचारक जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है? तो टी.एच. ग्रीन के बारे में। और देखिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत क्या है? तो मार्क्सोत्तर संशोधनवादी मिल, ग्रीन और लास्की तथा ब्रिटिश समाजवादी विचारक ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक जो हैं विचारक हैं और स्रोत भी हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उस राज्य को क्या कहते हैं? तो उसे वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अगला है कि एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है क्या? तो जनसंख्या का आधिक्य या बहुत अधिक जनसंख्या कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है, ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का कथन है। और देखिए कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, ये मत किसका है? तो ये पेटमैन का मत है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक जिसने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया, ये लास्की हैं। और राष्ट्र राज्य की अवधारणा किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है? तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यिक क्रांति के सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है जो है ये राष्ट्र राज्य की अवधारणा। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को किसने अभिव्यक्त किया? तो एक विचारक हैं रोजक्रांस, इन्होंने व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है एक प्रथम राजनीतिक चिंतक जिसने हमारा ध्यान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया, तो ये लास्की हैं। और कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है किसका? तो आप जान लीजिए कल्याणकारी राज्य वस्तुतः उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। आप जानते हैं उदारवाद स्वतंत्रता पर बल देता है और समाजवाद इक्वालिटी यानी स्वतंत्रता पर बल देता है। तो कल्याणकारी राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता दोनों का ध्यान रखा जाता है और इनके बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। कौन सा राज्य नहीं है? तो राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य क्या है? तो कल्याणकारी सिद्धांत ये विश्वास करता है कि राज्य जो है एक माध्यम अथवा साधन है। अगला प्रश्न है राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो मैकियावेली के द्वारा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। और आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उदय जो है इसका कारण है पुलिस राज्य की अवधारणा के पुरानी पड़ने का। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वो राज्य कौन सा था? तो ये कल्याणकारी राज्य था।
और अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य वो है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। और देखिए, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय हुआ था तो ये रूसो के साथ। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र के किस प्रकार के किस प्रकार को भारत ने स्वीकार किया है? तो भारत ने प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रकार को स्वीकार किया है। अगला है, लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, धर्म, रंग कुछ भी हो। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार और राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। अगला प्रश्न है, जनतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी होता है। तो ये सीले का कथन है। और सबसे पहले भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो रजनी कोठारी, और इनकी पुस्तक है कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर किसने बल दिया? तो R.A. डहल ने। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी किसकी रचना है? तो कार्ल जे फ्रेडरिक की। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स। एक वोट देने की पद्धति जो भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है, तो बहुल वोट पद्धति, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? तो ये विल की मल्लिका का विचार है। अगला दोस्तों, सुमेलन करना है प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, स्टुअर्ट मिल। प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत, जोसेफ शुम्पीटर। प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत, रॉबर्ट मिचेल्स। और प्रजातंत्र का आनुभविक सिद्धांत, मैकफर्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो C.V. मैकफर्सन है। और वह विचारक जिसने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया, तो C.B. मैकफर्सन ने। प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है, ये विचार किसका है? तो ये रूसो का विचार है। और लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो एक विचारक हैं T.V. स्मिथ। इन्होंने लोकतंत्र को एक लाइफ स्टाइल या जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारधारा के लोगों की मान्यता है कि जनता का शासन एक कल्पना या मिथ है, कुछ लोगों का शासन हकीकत है? तो इस विचार की वकालत अभिजनवादियों के द्वारा या एलीट थिंकर्स के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुम्पीटर और डहल के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या मानता है कि व्यक्ति? तो दोस्तों, शुम्पीटर और डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो मैकफर्सन है। और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई ये परिभाषा कहाँ पर दी गई? तो ये गेट्सबर्ग भाषण में। प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए, किसके प्रति? तो लोक नीति और कार्य नियम के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसे किसी भी दोस्तों आप जान लीजिए सरकार या पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न सही सुमेलन है। लोकतंत्र का क्लास्की सिद्धांत A.D. लिंड से। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथोनी डाउन्स। और बहुतंत्र ये रॉबर्ट डहल, बहुलवाद या बहुतंत्र रॉबर्ट डहल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं, इसका कारण क्या है? क्योंकि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े राज्यों में नहीं बल्कि कम जनसंख्या वाले राज्यों में संभव है। अगला प्रश्न है, राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो आर्थर बेंटले। और नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ये कथन किसका है? तो ये हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है लोकतांत्रिक सिद्धांत और विचारक। संरक्षक लोकतंत्र का विचार जेरेमी बेंथम द्वारा, विकासात्मक लोकतंत्र J.S. मिल के द्वारा, लोकतांत्रिक अभिजनवाद शुम्पीटर के द्वारा और बहुलवादी लोकतंत्र ये रॉबर्ट डहल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, प्रबोधन परंपरा में लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में कौन देखता है?
तो कार्ल मार्क्स हैं। एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप कौन सा है? तो बहुलतंत्र दोस्तों एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य होता है, किसके लिए? तो सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए जो है सामाजिक लोकतंत्र राज्य एक हस्तक्षेपी राज्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का आशय क्या है? तो निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहत संतोषप्रद है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत विकसित किया था, किसके द्वारा? तो जॉन लॉक के द्वारा। और लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये C.B. मैकफरसन का कथन है कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है किस पर? तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा क्या है? तो निरक्षरता, अज्ञानता और दूषित शिक्षा प्रणाली ये स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? T.H. ग्रीन ने। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में। प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक जो प्रकार है प्रजातंत्र का, उसे भारत ने स्वीकार किया है। प्रजातीय समानता एक भयानक प्रपंच है, ये कथन किसका है? तो ये बर्क का कथन है। और दोस्तों देखिए, जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही या जनमत की निरंतरता ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, ये ब्राइस का कथन है। लोकतंत्र में किसका कार्य हित स्पंदन है? तो प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूहों का कार्य जो है वो हित स्पंदन है। अगला है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने। और एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, कौन सा राज्य कहलाता है? तो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है क्या? तो कल्याणकारी राज्य। देखिए, कल्याणकारी राज्य दोस्तों एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के मानवोचित और प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है कौन सा राज्य? तो कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र शासन के लिए भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। अगला है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है किसमें? तो जनता में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है, तो दबाव समूह दोस्तों ये प्रजातंत्र का साधन नहीं है, बल्कि दबाव समूह अपने समूह के लोगों के हितों के बढ़ोतरी या हितों के लिए सरकार पर दबाव डालने का जो है माध्यम है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैकाइवर हैं। और यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? तो माओ त्से-तुंग ने। और लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन किसने कहा है? तो टेलीरैंड ने दोस्तों लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है। अगला है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। लोकतंत्र संबंधी ये विचार किसका है? तो ये C.D. बर्न्स का विचार है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में किसने वर्णित किया है? तो टाकविले ने। और आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किसने किया है? तो रॉबर्ट डेहल ने। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो ये सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। श्रमिकों, कृषकों और समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में संबंधित है किससे? तो ये उपाश्रित स्कूल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारिभाषित शब्द सामाजिक लोकतंत्र गढ़ा गया किसके द्वारा? तो समाजवादियों के द्वारा। और 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर किसने बल दिया है? तो रॉबर्ट डेहल ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समझ में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार कौन सा है? तो विकेंद्रीकरण है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है कौन सा? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही ये उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत जो है वो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में किसने वर्णित किया है? तो रॉबर्ट नॉजिक ने दोस्तों कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णित किया है। अगला है, एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? तो एक लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत को दबाने से बचना चाहिए। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है किसका? तो याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।